हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी 6 to 8 की, जो कि हमारे सीटेट पेपर 2 और डीट प्लस भी टीजीटी के लिए दोनों के लिए उपयोगी है। इन वीडियोस में हम चैप्टर वाइज समरी और सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। आपकी पॉलिटी की क्लास 6 से लेके स्टार्ट कर दी गई हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी, और जिसमें कि हमारा इसकी जो बुक है उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, यानी अर्थ आवर हैबिटेट। और इसमें जो सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ की क्या इम्पोर्टेंस है और अर्थ उसमें कैसे कैसे और कहाँ एग्जिस्ट करती है वो आपको समझाया गया है। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट बताया गया है पूर्ण चंद्रमा वाली रात के लिए, फुल मून नाइट, जिसको कहा जाता है पूर्णिमा। और नए चंद्रमा की रात्रि न्यू मून लाइट, ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है कंफ्यूज करता है, इसको कहा जाता है हमारा अमावस्या। तो फुल मून लाइट पूर्णिमा और न्यू मून लाइट अमावस्या। अब यहाँ पे एक इमेज मैंने बनाई है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो ये बड़े वाला गोला है ये हमारा यूनिवर्स है। इसके बाद हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से एक आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको दुग्ध मेखला आकाश गंगा कहा जाता है। और जिसमें एक तारा है सन, और उसका एक पूरा परिवार है जिसको कहा जाता है सोलर सिस्टम। और उसी सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जो कि अर्थ है, और उस पर ही हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पूरी एक बड़ी यूनिवर्स है जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उन्हीं गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला आकाश गंगा। और उसी आकाश गंगा के असंख्य तारों में से एक तारा है सूरज या सूर्य, जिसके पास अपना एक परिवार है जिसमें कुछ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। और उसी परिवार में जो है 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पे जीवन है और वहीं पे हम रहते हैं। तो ये तो आपने देख लिया। अब हम पॉइंट वाइज समरी देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और बड़े आकार के और गर्म होते हैं उन्हें तारा कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि तारों के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है और ये बहुत बड़े आकार के होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है इन्हें कहा जाता है स्टार, तारा। और इसका एक एग्जाम्पल हमारा सूर्य भी है। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के पास है, जबकि हम रात में जो आकाश में तारे देखते हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर है, इसलिए उनका आकार हमें छोटा दिखाई पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जिससे कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है, और इसका एक एग्जाम्पल है आपका अर्शा मेजर या बिग बियर। तो ये क्वेश्चंस जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है कि जो तारों की विभिन्न आकृतियां होती हैं उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल अर्सा मेजर या बिग बियर है। और इसके अंदर भी अलग अलग तरह के आपके नक्षत्र मंडल पाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है सप्तऋषि, जिसको कि आप 7 तारों का समूह कहते हैं, और ये अर्शा मेजर का ही एक भाग है। तो ये 7 तारे आपने देखे भी होंगे क्योंकि ये ज़्यादा से हाईलाइटेड रहते हैं रात के समय। इसके बाद ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा आपका उत्तर दिशा में स्थित एक स्थिर तारा है, यानी ये अपनी जगह पर स्थिर है। आप किसी भी दिशा में जाइए लेकिन ये आपके उत्तर दिशा में ही रहेगा। तो ये जो है आपको दिशा निर्धारण में सहायता प्रदान करता है, ये याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं शामिल नहीं कर पाती क्योंकि इतना सारा कंटेंट लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर इंक्लूड करती हूँ। इसके बाद ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ये ग्रह कहलाते हैं, जिनको कि आप प्लैनेट कहते हैं। हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, और प्लैनेट जो वर्ड है ये आपके ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसको कहते हैं प्लैंटाई।
और प्लेंटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों तरफ घूमने वाला। यानी सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ऐसे पिंड जो उसका चक्कर लगाते हैं वो कहलाते हैं आपके प्लैनेट, और इसका एक एग्जाम्पल हमारी पृथ्वी है। अब हम बात करेंगे सौर मंडल की, सोलर सिस्टम की, कि सोलर सिस्टम होता क्या है। तो सोलर सिस्टम होता है सूरज का परिवार, यानी सन की फैमिली, जिसका मुख्य सूर्य खुद होता है, और इसमें सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब जो है सूर्य परिवार या सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, और यही सब मिलकर सोलर सिस्टम कहलाते हैं। इनका मुख्य सूर्य होता है, और पौराणिक रोमन कथाओं में सूर्य को जो है वो सोल देवता कहा गया है। अब हम सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो सूर्य जो है हमारा सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, और ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से निर्मित है, और इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत भी जो है वो सूर्य ही है, और ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये औसतन दूरी है। सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो हम अभी देखेंगे, और इसमें 8 ग्रह शामिल हैं, जिसको कि आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे ग्रह जो हैं आपके सूर्य से दूरी के क्रम में हैं। सभी ग्रह सूर्य के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिसको कि हम परिक्रमण कहते हैं, और इसके साथ ही सारे जो ग्रह हैं वो अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, और अपनी दूरी पर घूमना इन ग्रहों का कहलाता है परिभ्रमण। तो आपको परिभ्रमण और परिक्रमण में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पे घूमना, और परिक्रमण मतलब क्रम से घूमना सूर्य के वृत्ताकार पथ में। इसके बाद सूर्य के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ये सौर परिवार का मुखिया होता है, ये तो आपको पता ही है। इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी जो गर्मी सूर्य की हमें प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न हो रही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 2 तरह की होती है। एक उपसौर, जिसको आप पेरिहिलियन कहते हैं, जो कि सबसे न्यूनतम दूरी है, जिसको 14.7 करोड़ किलोमीटर, और ये 3 जनवरी के दिन होती है, यानी 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। दूसरी होती है आपकी अपसौर एपिहिलियन, और ये होती है आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर, जो कि 4 जुलाई में होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से एक पथ है और इसके यहाँ कहीं सूर्य है। तो जब ये होती है स्थिति, ये 3 जनवरी में होती है, और ये कहलाती है आपकी पेरिहिलियन। और जब पृथ्वी यहाँ होती है सबसे दूर, ये होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, और इसको कहलाते हैं हम एपिहिलियन यानी अपसौर। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है, और प्रकाश की गति हमारी 3 गुणा 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम 8 ग्रहों के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, जिनके कि सूर्य जो है मुखिया होता है, और ये सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया कि सबसे पहले सूर्य के पास बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर यहाँ पे इन चारों ग्रहों के बाद जो है एक पट्टी आती है जो कि छोटे छोटे पिंडों की बनी होती है, और इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। ये चारों ग्रह मिलके आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये तो हो गए आपके आंतरिक ग्रह, जो कि इस पट्टी से और सूर्य के बीच में है। अब इस पट्टी के बाद वाले जो ग्रह हैं, ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कहलाते हैं। तो जो ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, ये सूर्य के नज़दीक और चट्टानों से निर्मित है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन से ग्रह चट्टानों से निर्मित है। और जो पट्टी के बाद वाले हैं, ये सूर्य से बहुत दूर और बड़े आकार के हैं, और ये गैस तथा तरल पदार्थों से निर्मित है। तो कौन से ग्रह गैस और तरल पदार्थों से निर्मित है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम एक एक करके इन ग्रहों के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमें इनका परिक्रमण और परिभ्रमण
ये समय भी देखना है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है ये सब कुछ, तो ये आपको पढ़ना मैंडेटरी है। अब पहला ग्रह आता है आपका बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे पास है, और ये सूर्य के सबसे पास है इसीलिए यहाँ पे दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है। इसका परिभ्रमण काल जो अपनी धुरी पे घूमना है वो 59 डेज में हो जाता है, और इसका परिक्रमण 88 डेज 88 दिन में हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा शुक्र ग्रह, जिसको कि हम वीनस कहते हैं, और ये जो है पृथ्वी के आकार के समान है। इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगनी ग्रह यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसके अलावा इसको चमकीला होने के कारण भोर या शाम का तारा भी कहा जाता है, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और ये जो ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह है। इसका परिभ्रमण जो है वो 240 डेज में हो जाता है, 243 डेज। और इसका परिक्रमण मतलब सूरज के चारों तरफ चक्कर, ये 255 दिनों में होता है, जबकि अपनी दूरी पे 243 दिन में घूम जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। तो पृथ्वी जो है सूरज से 3rd नंबर पे है, और ये आकार में यानी जो इसका साइज है उसमें 5th नंबर पे है। इसकी आकृति जो है वो जियोड कहलाती है, और इसके पास स्वयं की ऊर्जा नहीं है। इसके 2/3 भाग पर पानी होने के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका परिभ्रमण काल जो है वो 24 घंटे है, और परिक्रमण काल 365 दिन है, और यही हमारा एक साल कहलाता है। इसमें एग्जैक्ट टाइम लगता है 365 दिन 6 घंटे, और इसीलिए प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप ईयर आ जाता है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत सारे छोड़ते हैं हम लोग, लेकिन अगर हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो वो इसका एक ही है, जिसको कि हम चंद्रमा कहते हैं। अब हम चंद्रमा के बारे में भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और इसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, और ये पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है, यानी परिक्रमण जो है वो 27 डेज में करता है, और अपनी दूरी पे भी ये 27 डेज में ही घूमता है। और इसी वजह से क्या होता है कि हम इसका एक ही भाग देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उतने ही दिनों में रोटेट हो रहा है, और उतने ही दिनों में इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है। इसका पृथ्वी से एक भाग ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल समान है। इस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी ये पृथ्वी से 1/4 कम व्यास रखता है। चंद्रमा की सतह पर जो छाया हमें दिखाई पड़ती है, पूर्ण चंद्रमा की जो फुल मून लाइट होती है उसमें आपको चांद पे दाग से दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये छाया जो है वहाँ उपस्थित पर्वत, मैदान तथा गड्ढों से बनती हैं, और ये पूर्ण चंद्रमा पर फुल मून लाइट पर अच्छे से दिखाई पड़ती हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा पर पहुंचे थे। और अगर हम भारतीय की बात करें कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय कौन हैं, तो ये राकेश शर्मा हैं, और ये 3 अप्रैल 1984 को पहली बार चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसके बाद हमारा आ जाता है 4th नंबर का ग्रह, जो कि आपका है मंगल ग्रह। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, लाल ग्रह क्यों कहते हैं इसको, हम अगर ये पूछा जाए तो क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। इसका परिभ्रमण 24 घंटे है, और इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। और इसका परिक्रमण यानी इसका एक साल 687 दिन का होता है। इसके पास 2 अपने नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं, जिन्हें आप फाबोस और डिमोस कहते हैं। इसके बाद मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है, ये मैंने आपको चित्र में दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो बृहस्पति ग्रह आपका आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, और पृथ्वी 5th नंबर का है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसका परिभ्रमण काल 9 घंटे 56 मिनट यानी लगभग 10 घंटे है, और परिक्रमण 11 साल 11 माह है। ये आपको रट रट के याद कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इनको हम समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ इनको ये फैक्चुअल डेटा है कि हम इनको याद कर सकते हैं। और इसके पास जो सैटेलाइट्स हैं वो 53 हैं, और गैनीमीड इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसके बाद बात करते हैं शनि की।
तो शनि का घनत्व जो है वो पानी से भी कम है, यानी इसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है। और इसके पास भी 53 सैटेलाइट्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जबकि अभी तक जो है इसके 82 सैटेलाइट्स की खोज हम कर चुके हैं। इसका परिभ्रमण काल 10 घंटे 40 मिनट है, यानी ये अपनी धुरी पर जो है बहुत तेज़ी से घूम रहा है, जो कि 10 घंटे 40 मिनट में ही घूम जाता है। जबकि इसका परिक्रमण काल 29 साल 5 माह है। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था आपका बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह का 11 साल 11 माह परिक्रमण था और 9 घंटे 56 मिनट परिभ्रमण था। ये आपको याद रखना है। शनि हमने देख लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरेनस की, जिसको आप अरुण कहते हैं और इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह? क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह इसका जो अक्षीय झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका परिभ्रमण काल 17 घंटे 14 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की बृहस्पति की। बृहस्पति का 9 घंटे 56 मिनट, शनि का 10 घंटे 40 मिनट और अरुण का 17 घंटे 14 मिनट और परिक्रमण काल 84 साल। इससे पहले 29 साल और उससे पहले 11 साल 11 माह। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। इसके चारों ओर सिलिकेट के वलय पाए जाते हैं और मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्रह के चारों ओर सिलिकेट के वलय और मीथेन गैस के बादल पाए जाते हैं? तो ये हो जाता है आपका अरुण। इसके बाद आता है वरुण यानी नेपच्यून। तो ये सबसे दूर स्थित ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह भी है। इसका परिभ्रमण काल 16 घंटे 7 मिनट और परिक्रमण काल 84 का 8 का हम दोगुना कर देंगे 16 और 4 जो का तो उतार देंगे, तो ये हो जाता है 164 साल। मैंने भी इसी ट्रिक से याद किया हुआ है। इसके पास अपने 13 उपग्रह हैं। अब हम यहाँ पे एक नोट पढ़ेंगे जिससे कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो क्या है ये कि बृहस्पति, यूरेनस और शनि के चारों ओर छल्ले यानी वलय पाए जाते हैं और ये छल्ले विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बने छोटे छोटे पिंडों की असंख्य पट्टियाँ होती हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन ग्रहों के बीच में है? तो ये आपकी क्षुद्र ग्रह पट्टी हो जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में, जबकि बृहस्पति, यूरेनस और शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय। अब यहाँ पे कुछ ग्रीक वर्ड से जो शब्द निकले हैं वो दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा ज्योग्राफी 2 वर्डों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफिया मतलब लिखना, यानी पृथ्वी का विवरण इसका अर्थ हो जाता है। इसके बाद जियोलॉजी। जियो मतलब पृथ्वी और लॉजी मतलब अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन। जियो मतलब पृथ्वी और मैट्रिया मतलब मापन, पृथ्वी का मापन। और जियो और अर्ड, जियोड, जिसको कि आप पृथ्वी का आकार कहते हैं। पृथ्वी के आकार के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है जियोड, तो ये भी ग्रीक भाषा से ही निकला है। इसके बाद प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि जो सूर्य के पास जो प्रकाश होता है उसी से सभी ग्रहों को प्रकाश मिलता है और चंद्रमा भी उसी के प्रकाश के कारण चमकता है। तो ये इन्होंने बताया था और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जो कि आर्यभट्टियम है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इससे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो आर्यभट्ट की पुस्तक है आर्यभट्टियम वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसके बाद हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह। तो पृथ्वी और सॉरी फ्रेंड्स, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे असंख्य पिंड होते हैं जो पहले ग्रहों का भाग थे और वो उनसे टूटकर अलग हो गए। जब ये स्टार की एक स्टोरी होती है कि जब स्टार जो है उसमें विस्फोट होता है और फिर वो ठंडा होकर प्लैनेट में बदल जाता है और उससे जो टूट के छोटे छोटे पिंड बनते हैं उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह सबसे अधिक मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, जबकि अगर हम वलयों की बात करें, छल्लों की बात करें, तो वो पाए जाते हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस, तीनों ग्रहों के आसपास। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। उल्कापिंड आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा तारा ना होकर के उल्कापिंड होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं और ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनकी प्रवृत्ति जो है वो पृथ्वी पर गिरने की
होती है। और कभी कभी क्या होता है कि वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जलने लगते हैं, जिससे कि ये हमें टूटता हुआ तारा के समान प्रतीत होते हैं। अब यहाँ पे हमारी आकाश गंगा का नाम दिया गया है, जिसको कि हम मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। और हमारी आकाश गंगा इस यूनिवर्स का एक पार्ट है। यूनिवर्स में असंख्य जो आपकी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, वो होती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। 2006 तक हम मानते थे कि हमारे जो सौर परिवार है उसमें 9 ग्रह हैं, लेकिन 2006 में एक बैठक हुई जो कि ISU की थी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की थी, जिसमें माना गया कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसको बोना ग्रह माना गया। ऐसे ग्रह जिनके पास ग्रहों जैसी विशेषताएं तो होती हैं, लेकिन वे एक्चुअल में ग्रह नहीं होते, तो उनको कहा जाता है आपका ड्वार्फ प्लैनेट। और इनके एग्जाम्पल्स हैं प्लूटो 2003, UB313 और एक सीरस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीरस किस प्रकार का ग्रह है, तो ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ये आपको याद रखना है। ये अगर किसी कंपटीशन में पूछ लिया तो अच्छे बच्चे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये NCERT में गिवन है, इसीलिए NCERTs इम्पोर्टेंट होती हैं। तो चलिए अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हुए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन बना है कि अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। तो पृथ्वी जो है ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये बिल्कुल सही है। इसके बीच में थोड़ा उभार होता है, बिल्कुल सही है, इसीलिए ये नारंगी के आकार की होती है। और इसे नीला ग्रह कहा जा सकता है, ये भी सही है, क्योंकि इसके 70% क्षेत्र में पानी पाया जाता है। यह पूर्णतः गोल है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से निर्मित है, और उसमें आ जाते हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इसके बाद के जो चारों ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, वो गैसों से और तरल पदार्थों से निर्मित है। तो अब ढूंढ लेते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कहाँ मिलेंगे हमारे। तो ऑप्शन ए में शुक्र आ गया, तो यहाँ पे ये शुक्र जो है आंतरिक ग्रह है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें मंगल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी आ गया है, तो ये भी आंतरिक ग्रह है, जबकि हमारा ऑप्शन बी राइट है। इसमें बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था डेफिनेशन। खगोलीय पिंड वो सभी पिंड जो आकाश में चमकते हैं। तारे ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। और तारामंडल या नक्षत्र मंडल तारों का समूह, जिसका उदाहरण है बिग बियर या अर्सा मेजर, और उसी का एक भाग है सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किसके चारों ओर छल्ले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो आपकी मंगल और बृहस्पति के बीच में है, जबकि जो छल्ले हैं वो बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, इन तीनों के चारों ओर पाए जाते हैं। तो बृहस्पति, शनि और नेपच्यून ये आपको देख लेना है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है, जैसे मिस्टेक मैंने की ऐसे मिस्टेक आप भी कर सकते हैं। तो छल्ले पाए जाते हैं शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी दिन कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका किसी और चैप्टर का है, तो उसको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिग बियर एक उदाहरण है। तो बिग बियर किसका उदाहरण है, मैंने अभी आपको बताया, ये आपका नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। और नक्षत्र मंडल तारों का समूह, उससे बनने वाली आकृति, तो ये क्या कहलाती है, ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी को भूभाग के रूप में वर्णित क्यों किया जाता है, यानी इसको जियोड क्यों कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट आएगा। पृथ्वी का 2/3 सतह जल से ढका हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर हैं, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, लेकिन इसको जियोड कहा जाए ये इसका रीज़न नहीं है।
पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, इसीलिए तो यहाँ पे जीवन है। तो ये भी इसका सही रीज़न नहीं है। और पृथ्वी ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है, इसीलिए इसको जियोड कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है और इसकी सतह भी जो है वो चिकनी नहीं है, ये उबड़ खाबड़ सतह वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आ जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड सेम है, इसीलिए हमें इसका एक ही भाग दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं किस स्टेटमेंट में ये कहा गया है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने एक्स पर चक्कर नहीं लगाता है, यहाँ पे नहीं लगाता है, तो ये गलत हो जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, ये तो यहीं से गलत हो जाता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जितने समय में लगाता है उतने ही समय में अपने एक्स पर घूमता है। मैंने क्या बताया था कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन पीरियड सेम है, इसीलिए हम चंद्रमा का एक भाग देखते हैं। और ये क्वेश्चन 2 से 3 टाइम्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चंस को हाथ से लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको चैप्टर का जो ओरिजिनल एनसीईआरटी का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।